इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आज की इस चौपाल का सफ़र। आज की इस चौपाल में आपके साथ मैं हूं मनीष गडकरी और मैं हूं सपना सोनी। तो स्वीकार करें हम दोनों की राम राम। किसान भाइयों बहनों, किसान वाणी केवल एक रेडियो प्रसारण नहीं बल्कि किसानों की आवाज़, उनके अनुभव और उनकी समस्याओं को सामने लाने का सशक्त मंच है। यह वह कार्यक्रम है जहां खेत से जुड़ी हर बात सीधे खेत तक पहुंचती है और किसान अपने ही अनुभवों से एक दूसरे को सीखने का अवसर देते हैं। किसान भाइयों, भारत की खेती ज्ञान, परंपरा और मेहनत पर आधारित है। बदलते समय के साथ खेती में सही जानकारी और समय पर मार्गदर्शन का महत्व और भी बढ़ गया है। ऐसे में किसान वाणी जैसे कार्यक्रम कृषि प्रसार की एक अहम कड़ी बनते हैं। यहाँ किसानों को नई तकनीकों, वैज्ञानिक सलाह, मौसम की जानकारी, सरकारी योजनाओं और बाजार से जुड़ी आवश्यक सूचनाएं सरल, स्पष्ट और सहज भाषा में उपलब्ध कराई जाती है। बिल्कुल। किसान भाइयों, किसान वाणी की सबसे बड़ी ताकत इसकी विश्वसनीयता और व्यापक पहुंच है। यह कार्यक्रम न केवल कृषि विशेषज्ञों की जानकारी किसानों तक पहुंचाता है बल्कि किसानों के अपने अनुभवों और सफल प्रयासों को भी साझा करता है। जब किसान अपने जैसे दूसरे किसानों की सफलता और संघर्ष की कहानियां सुनते हैं तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और नई सोच विकसित होती है। तो किसान भाइयों, आइए आज किसान वाणी के इस अंक में आपको पुनः नई जानकारियों की ओर लिए चलते हैं। आज की इस चौपाल में हम करेंगे हमारी आज की बात, जिसमें आज हम बात करेंगे कृषि प्रसार में रेडियो की अहम भूमिका विषय पर। साथ ही देंगे महत्वपूर्ण जानकारी जिसका विषय है किसानों को एआई के माध्यम से सशक्त बनाती भारत विस्तार योजना। और इसके साथ ही होंगे महत्वपूर्ण संदेश। साथ ही हम आपका मनोरंजन भी लोकगीत और संगीत के माध्यम से करवाएंगे और आज के मेहमान क्रम में अपने अनुभव और ज्ञान की ज़रूरी बातें साझा की जाएगी, जिसमें आज हमारे मेहमान होंगे जिला पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला पशुपालन विभाग छिंदवाड़ा में पदस्थ डॉक्टर पंकज माहौरे जी से पशुओं में कृमिनाशक प्रक्रिया के लाभ के विषय में मनीष गडकरी की भेंटवार्ता भी हम सुनवाएंगे स्थल रिकॉर्डिंग के आधार पर। तो श्रोताओं, आइए करते हैं कार्यक्रम का आगाज इस लोक संगीत के साथ, जिसके गायक कलाकार हैं राम कुमार सूरवंशी जी। छुम छुम छना नना बाजे मैया पाँव पे जनिया, छुम छुम छना नना बाजे मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया, छुम छुम छना नना बाजे मैया पाँव पे जनिया, छुम छुम छना नना बाजे मैया पाँव पे जनिया। इस लोक भजन के बाद श्रोताओं, आइए जुड़ते हैं हमारी आज की बात से, जिसमें आज हम बात करेंगे कृषि प्रसार में रेडियो की अहम भूमिका पर। किसान भाइयों, सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि कृषि प्रसार का अर्थ क्या है। श्रोताओं, कृषि प्रसार का अर्थ किसानों तक नवीन कृषि तकनीकों, वैज्ञानिक अनुसंधानों, मौसम की जानकारी, सरकारी योजनाओं और बाजार से जुड़ी सूचनाओं को पहुंचाना है। भारत के ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में आज भी रेडियो सशक्त माध्यम है जो बिना किसी जटिल तकनीक के सीधे किसानों तक अपनी पहुंच बनाता है। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे सुनने के लिए पढ़ना लिखना आवश्यक नहीं होता, जिससे यह हर वर्ग के किसानों के लिए सुलभ बन जाता है। बिल्कुल सही कहा भैया। किसान भाइयों, रेडियो ने कृषि प्रसार को जन जन तक पहुंचाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। जब टेलीविज़न और इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, तब रेडियो ही वह माध्यम था जो खेतों में काम करते किसानों तक मौसम की चेतावनी, फसल सुरक्षा उपाय और उन्नत खेती की जानकारी पहुंचाता था।
आज भी किसान अपने ट्रांजिस्टर या मोबाइल रेडियो के माध्यम से खेत में काम करते हुए उपयोगी कार्यक्रम सुनते हैं। बिल्कुल। और किसान भाइयों, कृषि आधारित रेडियो कार्यक्रमों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रेरित करती है। फसल चयन, बीज उपचार, खाद और उर्वरकों का संतुलित उपयोग, कीट एवं रोग प्रबंधन जैसे विषयों पर विशेषज्ञों की सलाह किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। कई बार रेडियो पर दी गई एक छोटी सी जानकारी किसानों की पूरी फसल को नुकसान होने से बचा लेती है। बिल्कुल सही कहा मनीष भैया। और रेडियो का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है स्थानीय भाषा और बोली में संवाद। बिल्कुल। जब कृषि जानकारी किसानों की अपनी भाषा में दी जाती है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। स्थानीय उदाहरणों और अनुभवों के माध्यम से दी गई जानकारी किसानों को तुरंत समझ में आती है और वे उसे अपनाने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। बिल्कुल। और किसान भाइयों, रेडियो कृषि प्रसार में सहभागिता को भी बढ़ावा देता है। फोन इन कार्यक्रमों, पत्रों और संदेशों के माध्यम से किसान अपनी समस्याएं विशेषज्ञों तक पहुंचाते हैं और समाधान भी प्राप्त करते हैं। बिल्कुल। इससे किसानों में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे स्वयं को इस प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार महसूस करते हैं। बिल्कुल। और आज के डिजिटल युग में भी रेडियो की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है और सामुदायिक रेडियो और एफएम चैनलों ने कृषि प्रसार को और अधिक सशक्त बनाया है। ये रेडियो स्टेशन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम तैयार करते हैं, जिनमें स्थानीय फसलों, पशुपालन, मत्स्य पालन और ग्रामीण उद्यमिता जैसे विषय शामिल होते हैं। इससे ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलती है। साथ ही युवा किसानों और नव प्रवेशी कृषकों के लिए भी रेडियो प्रेरणा का स्रोत है। सफल किसानों के अनुभव, विशेषज्ञों की बातचीत और नवाचार से जुड़े कार्यक्रम युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करते हैं। इससे यह संदेश जाता है कि कृषि केवल परंपरागत कार्य नहीं, बल्कि ज्ञान, तकनीक और नवाचार से जुड़ा एक आधुनिक व्यवसाय भी है। बिल्कुल। आपदा प्रबंधन में भी रेडियो की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि या चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय रेडियो के माध्यम से समय पर चेतावनी और आवश्यक दिशा निर्देश किसानों तक पहुंचाए जाते हैं। इससे जान माल के नुकसान को कम करने में मदद मिलती है। किसान भाइयों, हालांकि आज मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से जानकारी के अनेक स्रोत उपलब्ध हैं, लेकिन रेडियो की विश्वसनीयता और सहजता उसे विशेष बनाती है। बिजली या इंटरनेट न होने की स्थिति में भी रेडियो किसानों का भरोसेमंद साथी बना रहता है। बिल्कुल। किसान भाइयों, भविष्य में यदि रेडियो को डिजिटल माध्यमों से जोड़ा जाए, स्थानीय विशेषज्ञों और किसानों की भागीदारी बढ़ाई जाए तो कृषि प्रसार और सशक्त हो सकता है। रेडियो तब सुनने का माध्यम नहीं, ग्रामीण परिवर्तन की आवाज़ बन सकता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कृषि प्रसार में रेडियो केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि किसानों का मार्गदर्शक और साथी है। बिल्कुल। यदि रेडियो कार्यक्रमों को और अधिक संवादात्मक, स्थानीय और व्यवहारिक बनाया जाए तो यह कृषि विकास में और भी बड़ी भूमिका निभा सकती है। तो किसान भाइयों, यही थी हमारी आज की बात। और आइए जुड़ते हैं अब हम एक महत्वपूर्ण संदेश से। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं।
यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। और इस महत्वपूर्ण संदेश के बाद आइए जुड़ते हैं हम हमारे आज के मेहमान क्रम से। जिला पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला पशुपालन विभाग छिंदवाड़ा में पदस्थ डॉक्टर पंकज माहौरे जी से पशुओं में कृमिनाशक प्रक्रिया के लाभ के विषय में मनीष गडकरी की भेंटवार्ता हम सुनवाते हैं स्थल रिकॉर्डिंग के आधार पर। आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता। श्रोताओं, आज हमारे बीच में आज के मेहमान क्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज माहौरे। आप जिला पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला पशुपालन विभाग छिंदवाड़ा में पदस्थ हैं। आज इनसे हम पशुओं में कृमिनाशक प्रक्रिया के लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की इस चौपाल में। हमारे सभी किसान भाइयों की ओर से आपको हमारी राम राम। राम राम मनीष भैया, सभी किसान भाइयों को भी मेरी राम राम। डॉक्टर साहब, सबसे पहला प्रश्न तो हमारा यही है कि यह जो कृमिनाशक है क्या होता है और इसके क्या क्या लाभ हैं? किसान भाइयों, हम जिन पशुओं का पालन करते हैं और इनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कृमिनाशन एक रूटीन प्रक्रिया है। इसका क्या जरूरत है यह मैं आज बहुत ही संक्षेप में आपको बताऊंगा और यह बड़ी लाभकारी प्रक्रिया है। आमतौर पर हमारे जितने भी पालतू पशु होते हैं उनमें कृमि होते हैं और ये कृमि इनके शरीर में छुपे हुए होते हैं जो हमें बाहर से तो दिखाई नहीं देते हैं। और ये कृमि भोजन के लिए इनके शरीर में परजीवी के रूप में रहते हैं। अच्छा। इनके शरीर से खून चूसते हैं। तो हम जो पशुओं को अच्छा सेहत के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए भोजन खिलाते हैं, उसका एक अंश प्रतिदिन ये लेते जाते हैं।
तो अगर ये कृमि धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे पशु हमारा बीमार होते जाता है या कमजोर होते जाता है। उसमें खून की कमी होती है, उसमें इम्यूनिटी डाउन होने लगती है, अन्य बीमारियों का प्रकोप जल्दी हो सकता है, दुग्ध उत्पादन कम होता है, शरीर में चमक नहीं दिखती है, इनकी पाचन क्रिया कमजोर होती है, गोबर पतला होता है। तो इस तरह कई समस्याएं, जैसे अगर डेयरी सेक्टर में देखा जाए तो हमारे जो पशु बार बार पलटते हैं हीट पे आने के बाद, गाभ नहीं रुकता है उनका, या अधूरे समय में ही अबॉर्शन भी हो जाता है, अच्छी तरह से हीट पे नहीं आते हैं और हीट के लक्षण भी या गर्मी पे आने के लक्षण भी स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। तो कृमिनाशन यानी इन कृमि को दवा देकर इनको साफ करना पेट से इनके। और कृमि जरूरी नहीं कि पशुओं के पेट में ही होते, एक समय के उपरांत ये शरीर के अन्य अंगों में भी चले जाते हैं, जैसे इनके फेफड़ों में, हार्ट में और किडनी में, ब्रेन में भी कुछ कृमि चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कृमि अगर बढ़ते गए शरीर में तो इनके लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों, कृमिनाशन करना इनके स्वास्थ्य के लिए और बेहतर उत्पादन के लिए बहुत आवश्यक है। डॉक्टर साहब, आपने कृमिनाशन के बारे में तो बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मतलब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ये जो कृमि है ये हमें कब कब करना चाहिए और ये जो कृमिनाशन की जो दवाएं हैं ये कब कब देना चाहिए? जैसे जो बच्चे होते हैं गाय के, भैंस के, तो इनमें हमें जब इनके जन्म लेने के 15 दिन होने पर पहली खुराक देनी चाहिए। अच्छा। इसके बाद हर 1 माह में अगली खुराक देनी है हमें, और जब तक ना ये 6 माह के ना हो जाएं तब तक हमें इनके हर महीने के अंतराल से कृमि की दवा देनी है। जब ये 6 माह के हो जाते हैं तो फिर हर 6 माह में 1 बार खुराक देनी है। ठीक ऐसे ही जो बड़े पशु हैं इनमें हमें वर्ष में 2 बार अर्थात हर 6 माह में कृमिनाशक दवा देनी है। डॉक्टर साहब, जो गर्भित पशु हैं उनको भी देने का कुछ अलग नियम है? हाँ, जो पशु प्रेग्नेंट हैं उनमें कृमिनाशक दवा दी जा सकती है, पर डॉक्टर की सलाह से हमें इसमें दवा का चयन करना है। और जैसे जब ये क्रॉस होते हैं तो प्रारंभ के 1 माह जब हमने सीमेंट डलाया या नेचुरल सांड इसमें लगवाया है तो तुरंत प्रारंभ के 1 माह और गाभिन अवस्था में आखिरी के जो जनने का समय होता है उनके, वो आखिरी के जो 2 माह है, जैसे गायों में 8वें 9वें महीने में, भैंस में 10 महीने का प्रेगनेंसी पीरियड होता है, तो 9वें 10वें महीने में इसे अवॉइड करना चाहिए। तो बेहतर होगा कि हम पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का चयन करें और उनकी सलाह से दवा दें। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो आपने पशुओं के बारे में बताया ये सारे पशुओं के लिए है या गाय भैंस के लिए अलग अलग है? क्योंकि ज्यादातर हमारे किसान भाई गौवंश के रूप में तो गाय और भैंस का पालन करते हैं। बिल्कुल, कृमिनाशक दवा का प्रयोग न केवल गाय भैंस बल्कि बकरियां, भेड़ और अपने जो श्वान, पालतू श्वान, बिल्लियां और जो पोल्ट्री फार्म है वहां पे भी इसका आवश्यकता है। कृमि हर पशु में होते हैं, मनुष्यों में भी होते हैं और पशुओं में भी होते हैं। और डॉक्टर साहब, एक बात मन में आ रही है बार बार कि जो हम कृमिनाशक दवा देते हैं इसके लिए हमें क्या सावधानियां रखना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा मनीष जी आपने। किसान भाइयों, अक्सर हम क्या करते हैं, जो एक दवा का प्रयोग किया हम बार बार वही दवा का प्रयोग करते हैं। तो इससे वह दवा प्रभावी भी नहीं होती है और जो पशुओं के शरीर में कृमि है उनमें रेजिस्टेंस आ जाता है। तो इससे उसकी प्रभाविता भी खत्म हो गई। तो हमें हर बार दवा बदल के देनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह लें और दवा बदल के दें। और पशु के वजन के हिसाब से डॉक्टर से हर बार उसका जो डोज होता है, डोज भी हमें निर्धारित करवाना चाहिए। दूसरी बात, इसको एक आदत बनाएंगे तो हमारे पशुपालन प्रक्रिया में बहुत लाभ होगा हमें। बहुत सी छोटी छोटी या कई समस्याएं होती है जिनका अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो कृमि ही कारण होता है। हम जैसे टीकाकरण कराते हैं, टीकाकरण का इफेक्ट नहीं मिलता है, पशु बार बार बीमार हो रहा है। जैसा दूध आना चाहिए, दूध की क्वालिटी अच्छी नहीं आना, वो भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कृमि के प्रकोप से जुड़ा हुआ होता है। पशुओं की अच्छी सेहत, अच्छी चमक, समय पे उनका गाभिन होना, अच्छे स्वस्थ बच्चे होना, ये सारी प्रक्रिया कृमि से भी अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है। अगर पशुओं में कृमि है तो खून की कमी होगी, ब्यात के समय बच्चा भी अच्छा स्वस्थ जन्म नहीं लेगा। पशु में अगर ब्लड कम है तो दूध भी अच्छा नहीं होगा, दूध की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृमियों के प्रकोप से जुड़ी हुई होती है। अब इसे आदत कैसे बना सकते हैं? हम जैसे बड़े पशु में अगर हर 6 माह में देना है तो हम इसे किसी त्योहार से जोड़ लें।
तो ये आदत बन जाएगी। जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी अगर हम देखें तो लगभग 6 माह में आता है, तो कभी किसान भाई इससे भूलेंगे नहीं कि हमें कृमिनाशक दवा देना अगले 6 माह में भूल गए। या अपनी सुविधा अनुसार कोई अन्य त्योहार जैसे दीपावली और उसके 6 माह बाद लगभग अक्षय तृतीया आता है, ऐसा अपनी सुविधा अनुसार कोई एक त्योहार से इसको जोड़ सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसे देखने में आया है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो बिना डॉक्टर की सलाह के डायरेक्ट दुकान से इस तरह की दवाइयों को खरीदते हैं और अपने पशुओं को देते हैं। ये कितना घातक हो सकता है? देखिए, अगर कृमिनाशक दवा का गलत चयन किया गया तो गाभिन पशु में अबॉर्शन हो सकता है, और स्वस्थ पशु में भी अगर डोज ज्यादा दिया गया तो दस्त या अन्य समस्याएं आ सकती है। आजकल आसपास के ही गांव में कहीं ना कहीं हमारे पशु चिकित्सालय हैं, या किसान भाइयों के पास अपने गौ सेवक भाइयों का या अपने करीबी पशु चिकित्सक या अस्पताल में संपर्क करके कृमिनाशक दवा वहां से निःशुल्क भी ले सकते हैं या फिर बाजार से भी क्रय कर सकते हैं। पर पशु चिकित्सक की सलाह लेकर दें तो उसके बेहतर परिणाम मिलेंगे, और हर बार दवा बदल के देना है तो उसकी प्रभाविता भी बनी रहेगी। डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, और अपनी बात को खत्म करने से पहले आपसे एक बार और निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात जो हमारे किसान भाइयों को आप बताना चाहते हैं और वो बात यहाँ पे नहीं आई है, कृपया बताएं। किसान भाइयों, आमतौर पे हम पशुओं में बहुत सी समस्याएं देख रहे हैं आज। जैसे पशु की सेहत अच्छी नहीं है, शरीर पे जो चमक होनी चाहिए थी अच्छी नहीं है, बार बार पलट रहे हैं। आमतौर पर ग्रामीण अंचल में पशु चाहे एआई करा रहे हैं या फिर प्राकृतिक रूप से गर्भाधान करवा रहे हैं। दुग्ध की गुणवत्ता को लेकर हमारे सवाल होते हैं कि दुग्ध में उतना अच्छा डिग्री नहीं आ रहा है या गाढ़ापन नहीं है ना। और जो बत्स होते हैं, छोटे बच्चे जो अच्छी नस्ल के हैं पर वो बच नहीं पाते हैं, खासतौर पर गाय और भैंसों के, है ना। और दांतों का इनका कटरना, इनके गोबर का दुर्गंध आना, ऐसी कई समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं इनमें कृमि के प्रकोप के कारण ही होती हैं। तो अगर ये आदत, अगर आप एक छोटी सी आदत, अगर आप इसे आदत, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप आज इस कार्यक्रम को सुना और आपने एक बार दिया, इसका कोई लंबा प्रभाव तब तक नहीं पड़ेगा जब तक ये आदत में नहीं आएगा। तो आदत में बनाने के लिए हमने बताया कि इससे किसी न किसी त्योहार या अवसर से जोड़ लीजिए, तो आपके हमेशा यह आदत या कृमिनाशन की प्रक्रिया आपकी दिनचर्या में बनी रहेगी पशुपालन में। डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, और आज आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी किसान भाइयों की ओर से आपको हमारी राम राम। राम राम। किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे पशुपालन विभाग में पदस्थ डॉक्टर पंकज मावरे जी से पशुओं में कृमिनाशक प्रक्रिया के लाभ के विषय में बातचीत। और आइए अब जुड़ते हैं हम हमारी महत्वपूर्ण बात से। और आज हमारी महत्वपूर्ण बात का विषय है किसानों को एआई के माध्यम से सशक्त बनाती भारत विस्तार योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी के साथ। बिल्कुल किसान भाइयों, आज की विशेष महत्वपूर्ण बात में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी आधुनिक पहल की जो भारतीय कृषि को तकनीक के नए युग में ले जाने का काम कर रही है। ये पहल है भारत विस्तार योजना, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी एआई के माध्यम से किसानों को सशक्त बना रही है। किसान भाइयों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। बदलते मौसम, बढ़ती लागत, कीट रोग और बाजार की अनिश्चितताओं के बीच किसानों को सही समय पर सही जानकारी मिलना बेहद ज़रूरी है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भारत विस्तार योजना की शुरुआत की है। आज के ही के दिन दिनांक 17 फरवरी 2026 को कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जयपुर में आज इसका उद्घाटन किया गया है। बिल्कुल किसान भाइयों, भारत विस्तार का पूरा नाम वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। यह एक एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो किसानों को खेती से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां एक ही जगह उपलब्ध कराता है। इस योजना के तहत किसान अपने मोबाइल फ़ोन, वेब पोर्टल या साधारण कॉल के जरिए कृषि सलाह प्राप्त कर सकते हैं। खास बात यह है कि यह सेवा बहुभाषी है, जिससे किसान अपनी स्थानीय भाषा में प्रश्न पूछ सकते हैं और उत्तर पा सकते हैं। किसान भाइयों, आइए जानते हैं कि भारत विस्तार योजना किसानों को किस तरह सशक्त बना रही है। सबसे पहले मौसम और फसल सलाह की बात। एआई तकनीक की मदद से किसानों को मौसम की सटीक जानकारी, वर्षा का पूर्वानुमान और फसल बोने या काटने का सही समय बताया जाता है।
इसमें प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। बिल्कुल। और किसान भाइयों, कीट और रोग प्रबंधन की बात करें तो भारत विस्तार किसानों को फसलों में लगने वाले रोगों और कीटों की समय रहते चेतावनी देता है। साथ ही वैज्ञानिक तरीकों से उनके समाधान भी सुझाए जाते हैं, जिससे फसल सुरक्षित रहती है और उत्पादन बढ़ता है। भारत विस्तार योजना किसानों के लिए एकीकृत प्रणाली, समावेशी पहुंच, स्थानीय भाषा का उपयोग और आपस में जुड़ी सेवाओं का आसानी से उपयोग करने का एक आसान तरीका है। अगले क्रम की अगर बात करें तो AI के तहत सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। भारत विस्तार किसानों को सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं, सब्सिडी और सहायता कार्यक्रमों की जानकारी देता है और आवेदन की प्रक्रिया को भी सरल बनाता है। बिल्कुल। किसान भाइयों, यह योजना डिजिटल समावेश का भी एक सशक्त उदाहरण है। जो किसान स्मार्टफोन या इंटरनेट का अधिक उपयोग नहीं करते हैं, वे भी साधारण फ़ोन कॉल के माध्यम से इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इससे छोटे और सीमांत किसानों तक भी आधुनिक तकनीक की पहुंच सुनिश्चित होती है। साथ ही भारत विस्तार योजना महिला किसानों और ग्रामीण महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सही जानकारी और मार्गदर्शन से वे खेती के साथ साथ उद्यमिता की ओर भी बढ़ सकती हैं। बिल्कुल। कुल मिलाकर भारत विस्तार योजना AI तकनीक के जरिए भारतीय खेती को अधिक वैज्ञानिक, सुरक्षित और लाभकारी बनाने का प्रयास है। यह किसानों को केवल जानकारी ही नहीं देती, बल्कि उन्हें बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। श्रोताओं, तकनीक और परंपरा के इस संगम से भारतीय किसान सशक्त होंगे, खेती टिकाऊ बनेगी और देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। और श्रोताओं, इसी के साथ ही अब हम जुड़ते हैं हमारे संदेश से और आपको सुनाते हैं यह महत्वपूर्ण संदेश। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। और इस महत्वपूर्ण संदेश के बाद आइए जुड़ते हैं लोक संगीत से और सुनवाते हैं दादरा मंडूलाल सेन की आवाज़ में। कठिन मिले गुइया सासुरे, हाय कैसे हूँ है नदारे। कठिन मिले गुइया सासुरे, हाय कैसे हूँ है नदारे। सास खाबे पेड़ा, ननंद खाबे बर्फी। सास खाबे पेड़ा, ननंद खाबे बर्फी। हमसे कहे दो ना चाट ले, हाय कैसे हूँ है नदारे। हमसे कहे दो ना चाट ले, हाय कैसे हूँ है नदारे। कठिन मिले गुइया सासुरे, हाय कैसे हूँ है नदारे। ज्ञान की धारा बहती रहे, रेडियो बने सहारा। AI के संग किसान बढ़े, चमकी देश हमारा। मिट्टी से जुड़ा हर हाथ, कहे यह अरमान। समृद्ध हो खेत खलिहान,
खुशहाल हो किसान। और इसी के साथ ही हम विदा लेते हैं, कहते हैं सपना बहन और मनीष भैया की राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।